बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक लाइव और आर लाहौर स्टूडियो। सुबह सुबह कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बोलने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ज़बान फिसल जाती है। लेकिन चले, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे, होपफुली कि आपने बड़ा ज़बरदस्त गुजारा होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं ट्रैक पे आने की, क्योंकि संडे के बाद मंडे जो है वो कोशिश यही रहती है कि पूरा वीक हमने किस तरह से अपने आप को लाइन अप करना है। बट ऑल दो आपकी स्क्रीन पर मैं हूँ सोहा अफजल। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाते हैं। हम लाहौर से ट्रैवल करते हैं, वो भी डिजिटल इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि हरमीत पाजी को प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप हरमीत पाजी? बहुत अच्छे लग रहे हैं। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सोहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ज़बरदस्त हूँ। कल तबीयत ख़राब थी लेकिन आज बेहतर है और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं मरून में। लेकिन हरमीत लग भी रहा है, आपको पता है ये जो तबीयत ख़राब होती है ना आपकी, जब अंदर से मौसम ख़राब होता है तो चेहरे पे आया हो जाता है। तो आपके चेहरे से लग भी रहा है, लेकिन आपकी दस्तार के रंग ने जो है वो सब कुछ कवर कर दिया है। अभी मेरे जो प्रोड्यूसर है वो यही कह रहे थे कि हरमीत को डार्क कलर बड़े सूट करते हैं, और ये बात सच भी है। आपको पता है हमारे देखने वाले जो है, हमें जो फीडबैक आ रहा होता है उसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ डिस्कस की जा रही होती है कि हरमीत पाजी और उनकी दस्तार हरमीत सिंह को हरमीत सिंह बनाती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो कॉम्बिनेशन होती है गुड मॉर्निंग पब्लिक का। तो आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपके वहाँ मौसम कैसा है आप हमें बताइएगा, हमारे यहाँ मौसम कैसा है हम आपको बताते हैं। स्टूडियो के अंदर के हालात तो भी ऐसे हैं कि हर जगह बात यही की जा रही है कि होने वाले हैं इंतखाबात, और इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टीज कोई इससे जोड़ कर रहा है, कोई इससे तोड़ कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अगर हम देखें मौसम की सूरत हाल तो ये है कि कमाल की ठंड हो चुकी है कि इस वक्त मेरे स्टूडियो में हीटर लगा हुआ है और आप अंदाज़ा लगा लें कि बाहर ज़बरदस्त किस्म की सर्दी, और कल बहुत ज़्यादा सर्दी थी लेकिन उसी तरह सिलसिला है क्योंकि धूप कहीं ना कहीं उसी तरह मदम सी हो गई है बिल्कुल, और ठंडी ठार हवाएं सुबह के वक्त भी चलती है और शाम के वक्त भी चलती है। लेकिन आपने सियासत की बात की तो कहीं ना कहीं सियासत का मैदान, फिर इलेक्शन आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही हैं कि इलेक्शन को रोका जाए। तो एक ऐसा माहौल बना गया है। शायद खैबर पख्तूनख्वा में बात की जाए तो बहुत सारी कोशिशें की जा रही है वहाँ के मुख्तलिफ लीडर्स की जानिब से कि हाँ कहीं ना कहीं बर्फ़ हो जाएगी, ठंडी बारिशें होंगी, कैसे लोग निकलेंगे। तो एक तरफ तो ये बहाने भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानब हम देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग एक्टिव भी हैं, सियासी जमात है। बिल्कुल ठीक, बहुत सारे लोगों में सियासतदान सर फहरिस्त आते हैं, लेकिन आम आवाम हरमीत यही चाहती है कि हो जाए इंतखाबात, और उसके लिए हम तो फरवरी की तारीख पर बज़िद है। लेकिन देखना ये, जैसे आपके मुताबिक बहुत सारे लेम एक्सक्यूज़ के साथ हो सकता है कि इंतखाबात आगे पीछे हो जाएं, लेकिन अभी तक श्योरिटी यही है कि फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएंगे, होपफुली हो जाएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर आपको पता है प्रोग्राम का हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक से। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज के डोज में सबसे पहले आपको पता है सोशल मीडिया ओरिएंटेड खबरें, वो सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चूंकि आप सोशल मीडिया पे तो उनको ऑन एंड ऑफ देखते रहते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा तबसरा करना, थोड़ा आपका रिव्यू, थोड़ा हमारा फीडबैक, ये प्रोग्राम का हिस्सा होता है। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपको कोई ना कोई इस पर डायरेक्शन ज़रूर दी जा सके। पहली खबर जो है बेसिकली बाइकआउट की है। व्हेन इट कम्स टू ऑल दोज ब्रांड्स जिनका बाइकआउट गजा की वजह से किया जा रहा है, तो लोग बहुत बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हरमीत, मैंने नहीं देखा था तारीख में कभी भी इस चीज़ को इस तरह से सेकंड किया जाए। मतलब अगर कि बाइकआउट की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ रिव्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ नज़रिया होता है, लेकिन जब हमने गज़ा की सूरत हाल देखी और उसके बाद जब हमने बाइकआउट का देखा तो मैंने बच्चे को इस बाइकआउट में पार्टिसिपेट करते हुए देखा है। आपको पता है किसी मॉल में चले जाएँ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, वो तमाम रेस्टोरेंट खाने की चीज़ें जिनका बाइकआउट करने का कहा जा रहा है, बच्चा मुझसे पूछता है, और मेरे घर में अपने बच्चों को इतनी अवेयरनेस होगी कि हमने इसका बाइकआउट क्यों करना है। लेकिन अगर हम बड़ों की बात करें और फिर ब्रांड्स की बात करें, ज़ारा जो कि एक वेल नोन ब्रांड है, आप इसके बारे में जानते हैं, बड़ी तादाद में फ़ैशन की एक सिंबल समझा जाता है। लोग बड़े शौक़ से महंगे होने के बावजूद भी कपड़े ख़रीदते हैं, और कपड़े जो कि बहुत अच्छे भी होते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में ये ब्रांड जो है एक एस्टैब्लिश ब्रांड है। लेकिन उनकी रीसेंट जो कैंपेन है उसने इनके, आप कहें कि तशहीरी मुहिम को इतनी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक पिक्चर देखें तो इस पिक्चर की डिपिक्शन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की कैंपेन है, जिसमें गज़ा में इस वक्त जो बच्चों की हलाकतें जारी हैं। अगर हम देखें बात एक तरफ तो ज़ारा के हवाले से है, इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स के हवाले से माज़रत के साथ मैं थोड़ा सा खुल के बात करता हूँ, सोशल मीडिया से हट के बात करता हूँ, चीज़ें बड़े करीब से देख के बात करता हूँ। जो आपका मैकडो, जो नाम हमें तो वैसा नहीं दी गया नाम क्या लें उनके, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वहाँ पे अभी भी लाइन उसी तरह पाकिस्तान में है। और कल फ़लस्तीन के हवाले से मैं खुल के बात ये इसलिए करूँ कि फ़लस्तीन की जानिब से पूरा बाइकआउट का ऐलान किया गया था कि पूरे मुल्क जो है हमारे साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं।
जितने भी मुस्लिम ममालिक थे उसमें से यमन, ईरान, 2-3 ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ पे बाइकआउट रहा, दुकानें शटर डाउन, हड़ताल रही, लेकिन हमारे समेत बहुत सारी दुनिया खुली रही। हाँ, यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो थे उन्होंने जो है सड़कें बंद की, अपनी दुकानें बंद की, बहुत सारी चीज़ें। और ज़ारा ब्रांड ने जिस तरीके से इतनी हद तक की है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये माएँ बहनें जो लाशें उठा के सुबह उठती हैं तो लाशों का एक ढेर होता है। मैं तो उस पर क्योंकि बड़ी करीब से मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल को मैं देख रहा हूँ और उस पर काम भी कर रहा हूँ, बहुत कुछ लिख भी रहा हूँ इसके हवाले से, तो मैं जहाँ से ख़ासकर जो बच्चे हैं जिस तरह उन बच्चों को टारगेट किया गया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि ज़ारा का जो ये ब्रांड है जिसने इस किस्म की गलीज़ हरकत की है, उसके बाद हम देखते हैं कि मैं यहाँ की तो बात नहीं करता, मैं दीगर बहुत सारे ऐसे ममालिक की बात नहीं करता, लेकिन उन्हीं के मुल्क में और दीगर ऐसे ममालिक हैं यूरोप कंट्रीज़ के, वो निकले हैं, बाकायदा एहतजाज हो रहा है इसके ख़िलाफ़, बाइकआउट का एहतजाज हो रहा है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं वो निकल के बाइकआउट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस किस्म की घटिया हरकत जिसे आप कह सकते हैं कि ये बड़ा मुश्किल होता है, अपने बच्चों की लाश उठाना, अपने लख्त जिगर की अपनों की लाश उठाना, ये आसान काम नहीं होता है, इसके लिए बड़ा जिगरा होना चाहिए, बड़ा मजबूत कंधा होना चाहिए, लेकिन ये जो हरकत की है ये इंतहाई गलीज़ है। और मैं समझता हूँ कि बाइकआउट हर उस ब्रांड का करना चाहिए जो जिससे पैसा जाता है इसराइल को, और इसराइल मिसाइल और अपनी टेक्नोलॉजी में वो पैसा लगा के उन्हीं मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। आप अंदाजा लगाने कि गजा की सिचुएशन इस किस्म की है कि कल जिस तरह बमबारी और जिस तरह छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों पर इसराइली फौजियों ने तशद्दुद किया, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लें कि आम लोगों के साथ वो, ये तो वीडियो में ये चीज हो रही है, वीडियो के बगैर ये सारी सूरत हाल वहां पे कैसी होगी। और हरमीत ये पहली दफा भी नहीं है, आप इतनी अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया ना इन सारी चीज़ों को। मैं ज़रा रिकॉल कर लेती हूँ क्विकली ताकि आपको बता सके 2021 में एक दफ़ा पहले भी ज़ारा ऐसी कैंपेन कर चुका है, और इस वक्त आप ये कैंपेन देखें तो ये तस्वीर बाकायदा तौर पर चीख कर ये बोल रही है कि फ़लस्तीनियों के इस्तेसाल पर मबनी ये तशहीरी मुहिम जो है वो उसका मकसद ही नज़र आ रहा है कि वहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, वहाँ पर ख़वातीन जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने पूरे के पूरे ख़ानदान से महरूम हो रही हैं। पीछे आप एक ताबूत देख सकते हैं, कफन में लिपटी हुई एक लाश देख सकते हैं जिसको कंधे पर उठाया गया है। कैंपेन का नाम है दी जैकेट, और इसके बाद जो है ये ऑफिशियल जो ट्रेलर था, ऑफिशियल जो पिक्चर थी, इसको उनकी वेबसाइट से तो हटा दिया गया है, लेकिन अब तक ज़ारा का कोई जो इस तरह का बयान है या कोई स्टेटमेंट है वो अभी तक नहीं आई मंजर आम पर। बट ऑल दो तनकीद जो है वो पूरी दुनिया में की जा रही है और बाइकआउट भी किया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा इनिशिएटिव है कि अवाम में अवेयरनेस है, खा मुसलमान है, खा आपका ताल्लुक दुनिया में कहीं से भी है। ये इस किस्म की जो एडवर्टीजमेंट है उससे किसी सूरत भी हम जो है वो कबूल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है, बदकिस्मती की इंतहा हो तो ऐसी हो, लेकिन किस्मत जब जिस पर मेहरबान हो जाए, जिस पे ना मेहरबान होनी हो, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। दुनिया के बदकिस्मत तरीन बॉलर्स के साथ पेश आने वाला ये वाकया इंटरनेट पे वायरल हो गया है। बॉलर्स तो मैदान में काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन वो एक बॉलर जिसने गेंद कराई उसने देखा कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। बिल्कुल आप देखिए, अगर हम बेल्स की बात करें तो नॉर्मली जब आउट होता है तो विकेट गिरती है, तो विकेट पूरी की पूरी गिरती है या एक आधी बेल खड़ी रहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेल्स जो है वो बिल्कुल खड़ी रहे और नीचे से विकेट जो है, सेंटर वाली विकेट आप देखिए पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि वो गिर गई है, लेकिन काफ़ी देर तक ये बेल्स जो है वो अपनी जगह पर खड़ी रही। क्रिकेट में आपको पता है कि बेल आउट होना ज़रूरी है, और देखिए हमने एक और पिक्चर भी आपको इसलिए दिखा दी ताकि जब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाए, लेकिन जनाब ये बॉलर तो हक्का बक्का रह गया कि कितनी देर तक खड़ी रहोगी, मतलब मैं तो समझा था कि आउट हो गया। और अच्छा, वैसे कभी कभी ना एक बॉलर बड़ी कोशिश करता है और एक बैट्समैन जो डटा रहता है और वो छक्के पे चौका और लगाते लगाते कहीं ना कहीं अपनी गलती से अपनी विकेट गिरा के वो बैट्समैन पवेलियन लौट जाता है। और इस तरह बॉलर की अगर आप बदकिस्मती से आप अंदाजा लगा लें कि कितनी इन्होंने मेहनत करनी होती है, बॉल को फेंकना, कैसे खिलाड़ी को आउट करना है, कैसे बीच में गेंद जाके विकेटों पर उसको कैसे स्विंग करना है, लेकिन सारी सूरत में आप अंदाजा लगा लें कि आप खुश भी हों कि हाँ विकेट तो गिर गई, लेकिन जब आपकी नजर वहां पे बेल्स पे पड़ती है तो फिर आप सोचते हैं कि क्या है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, तो वही सीन होता है फिर। लेकिन देखिए जी ऐसा हो जाता है, ऐसे कामों में ऐसा तो हो ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। डांसिंग वीडियो दिखानी है हमने आपको कि आप खाना तो खाएंगे लेकिन साथ साथ एंटरटेन भी होंगे। अगेन कैसा हो सकता है कि हमारे पूरे रन डाउन में कोई चीन की खबर ना हो, ताकि हम आपको बताएं कि चीन ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट में, बल्कि एंटरटेन करने में भी कहीं पीछे नहीं रहा। चीन का एक ऐसा होटल जहां पर स्टाफ जो है वो आपको खाना तो सर्व करेगा, आपको बिल भी देगा, आपको अच्छे तरीके से सर्व करेगा, लेकिन आपकी पसंद के गाने पे आपको अच्छे अच्छे डांस मूव्स भी करके दिखाएगा। और आप डांस मूव्स चेक करें कितने प्रोफेशनल है, मतलब पहले शेफ आगे आ रहा है, फिर वेटर्स आगे आ रहे हैं, फिर सर्विंग काउंटर पे जितने भी लोग हैं, तो आप वहाँ जाएं,
खाना ऑर्डर करें। लेकिन अगर आपको कोई अच्छे से डांस मूव्स देखने हैं अपने पसंद के गाने के, तो चीन के इस रेस्टोरेंट में आपको बेहतरीन सा डांस भी दिखाया जाएगा। अच्छा, वैसे सोहा, बाहर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ममालिक में ये है कि कस्टमर जितना भी है उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है और बड़ा ख्याल भी रखा जाता है, और एंटरटेन करने के साथ साथ बड़ी पोलाइट जुबान के साथ आपके साथ वो पेश आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो एनी हाउ, अब ये देखें कि भाई वो एंटरटेन कर रहे हैं, खाने के साथ साथ आपके फरमाइशी गाने पर डांस भी हो रहा है, डांस की वीडियो जो है वो वायरल भी हो रही हैं। और चाइना, आपकी बात ठीक है कि इतना बड़ा मुल्क है और कहीं ना कहीं किसी ने गली कूचे से, किसी मोहल्ले से जबरदस्त किस्म की वीडियो आती है और जो सोशल मीडिया पे धूम मचा लेती है, फिर कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया पे आती है तो हमारी भी नजर पड़ जाती है। खैर चलें जी, आपकी नज़र एक और वीडियो पे डाल देते हैं, वो भी वायरल कंटेंट ही है, क्योंकि आपको पता है दुनिया में सर्कुलेट होने वाली सारी खबरें जो हैं सुबह सुबह हम पेंडोरा बॉक्स बांध के डेली डोज की सूरत में आपके सामने ले आते हैं। अगली खबर पे चलते हैं। वायरल खबर ही आपको देनी है। इंडियन खातून है जिसकी ये वीडियो हो गई है वायरल। खातून का सड़क पर ऐसा दिलचस्प आर्ट, जो कि मेरे ख्याल से आपने बहुत सारी ऐसे आर्टिस्ट को करते हुए देखा होगा, लेकिन ये खातून, उसका अटायर देखें आप, देखिए साड़ी उसने पहनी हुई है, लेकिन किस खूबसूरती से उसने ये आर्ट सड़क पे बनाया है कि वहाँ से एक कुत्ता आया और उसने बेसिकली सड़क क्रॉस करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसको लगा नहीं भाई ये तो रियल एक आर्ट है। अच्छा, इस खातून की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, बाय प्रोफेशन ना कोई आर्टिस्ट है, बाय प्रोफेशन ना इसने कोई फाइन आर्ट्स या आर्ट्स या कोई इस तरह की डिग्री की होगी, लेकिन पूरी सड़क पे आप देखें कि कितनी खूबसूरती से वो डिफरेंट तरह का आर्ट बना रही हैं और बनाकर राहगीरों को कंफ्यूज कर रही हैं कि यहाँ से गुजरना है। तो आप ये देखिए, ये बच्चे साइकिल पे आए हैं और आके बाकायदा रुक गए हैं। वैसे अगर आप देखें ना कितना हकीकत पर मबनी है, आप देखें ऐसा लग रहा है कि कोई छत है तो फिर कहीं ना कहीं पानी, ब्रिज और ये सारी चीजें बड़ी आराम से। आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट या इस तरह कोई नामवर नहीं लग रही, बल्कि शौकिया ये सारा कुछ जो है। कुछ लोग जो होते हैं सुहा, उनमें आर्ट और फिर कुछ लोग तो कोशिश करते हैं बनने की, लेकिन कुदरती तौर पर वो सारी चीजें मौजूद होती हैं। और हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मुख्तलिफ इलाकों में कि आप उनसे ये कहें कि विद इन 5 मिनट आप ये बना दें, वो बना ही लेते हैं। आप अंदाजा लगा लें कि इसमें ऐसा लगता है कि वो बेचारा कुत्ता जो है ना, वो ब्रेक लगा के वापस चले जाता है, ऐसा ना हो कि नीचे खड्डे में गिर जाओ। सो इतना रियलिस्टिक आप इनकी जो अप्रोच है वो आप देख सकती हैं। लेकिन बहरहाल भाई कमाल का काम किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक शाहकार आपको हमने दिखा दिया इंडिया से, और हमने अगर ये ख़बर बात करें तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि घरों में जो आर्ट मौजूद है वो बाहर जो आर्टिस्ट हैं उनसे बिल्कुल कम नहीं है। और ये एक गली मोहल्ले की छोटी सी सड़क पर आप ये आर्ट देख रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमने ये आर्ट बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो हैं उनको करते हुए देखा है बहुत बड़ी सड़क पर। लेकिन जनाब ये खातून जो है इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और मिलियन में व्यूज़ आ गए इस वीडियो के। और यही सोशल मीडिया का फ़ायदा है कि आप घर बैठे वायरल भी हो जाते हैं, आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है, इसलिए हम भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो वी आर डन विद दिस डेली डोज। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करेंगे 5 अगस्त 2019 को होने वाले इस फैसले के हवाले से, जिसके हवाले से अगर बात की जाए तो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। उसकी बहाली के हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो है वो जमा कराई गई, लेकिन उस खबर के फॉलोअप में कल एक अहम फैसला आया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आप जानते हैं हरमीत, कल जो खुसूसी हैसियत थी भारत की, उसको ख़त्म करने के हवाले से, उसकी बहाली के हवाले से जितनी भी दरख्वास्तें थी उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से निपटा दिया गया है और फैसले को बरकरार रखने का ये फैसला जो है वो किया गया है। जिसके बाद ये अब सामने देखने को मिलता है कि मेरे ख्याल से भारत जो है वो सब कुछ लपेट के इस चीज़ से फ्री हो चुका है कि हमने तो इस चीज़ को बरकरार रखना है, इस फैसले को बरकरार रखना है और जो बहाली है वो नहीं देनी, और जो खुसूसी हैसियत है उसको अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिकल 35A का जब निफाज किया जा रहा था तो रियासत को कैसे कंट्रोल करना है, कश्मीर में जो हालात हैं इनको कैसे कंट्रोल करना है, इससे पहले तमाम तर तैयारियां हो चुकी थी। और फिर हमने देखा कि जिस तरीके से वहाँ के एक इमरजेंसी से सूरत हाल रही, लेकिन अब ये खतरा मजीद और कश्मीर की सरजमीन के लिए बढ़ रहा है। वो वजह यह है कि आपको याद होगा 1984 में जब दंगे हुए और सिखों का कत्लेआम हुआ, खालिस्तान की जब तहरीक जोर पकड़ रही थी, तो तब जाके पंजाब को डिवाइड किया गया। पंजाब के बड़े बड़े शहर जो है पंजाब से अलग करके, और फिर हाँ पंजाब में क्या किया, जो पंजाबियत थी उसको खत्म करने के लिए, खासकर सिखों की जो तादाद थी उसको कम करने के लिए हिंदू जितने भी बड़े थे उनको लाया गया मुख्तलिफ इलाकों से। यही
सूरत-ए-हाल इस वक्त कश्मीर में है, क्योंकि हम देखने के तकरीबन 13 लाख के करीब जो है नई फैमिलियों को बसाने के हवाले से तैयारियां हो चुकी हैं, और बहुतों को ये सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि गम और गुस्सा जो पाया जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं हमें आने वाले दिनों में वोट की शक्ल में नजर आएगा। कश्मीर में भी जिस तरह पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल, इसी तरह गम और गुस्सा वहां पे भी पाया जा रहा है। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वहां से बड़ी उम्मीदें भी थी, क्योंकि हम जो बात करते हैं हमेशा हिंदुस्तान के, हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदुस्तान के बहुत सारे आर्टिकल्स के हवाले से, बहुत सारे फैसलों के हवाले से उसको कोट करके यहां पे भी फैसला किया जाता है। लेकिन अब जैसे हम देखते हैं कि वहां की जो स्टैब्लिशमेंट है, और फिर कहीं ना कहीं मोदी जो सरकार है, उनकी कोशिश है कि तमाम तर चीजों को तो उन्होंने होड़ में कर दिया है, बशमूल अदालत। तो अब सूरत-ए-हाल ये कि फैसले उसी तरह जिस तरह यहां पे दिए जाते हैं, लेकिन हरमीत, इस फैसले के बाद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो ओवरऑल सिचुएशन ये कि इस फैसले के बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद लगता है कि भारत तो बड़ी जिम्मा हो गया कि हम इस फैसले पे बरकरार हैं और हम कायम व दायम रहेंगे। लेकिन अब हमारा स्टैंड क्या है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इस सारे सूरत हाल पर बात करते हैं। शाजिया अनवर शीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर है बैनुल-अक़वामी अमूर की, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। शाह साहब, शुरू में इस चीज़ को ज़रा एड्रेस कीजिएगा कि अब अगर हम पाकिस्तान के स्टैंड्स की बात करें तो तकरीरें, जलसे, जुलूस, और अगर देखें तो मुख्तलिफ एहतजाज, इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद तो वो तो इस बात पर बज़िद है और कायम दायम है कि ये फैसला ऐसे ही बरकरार रहेगा, हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहाँ तक ये सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं, हम डिप्लोमेसी कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस मसले को इसके प्रैग्मेटिक सेंस में उजागर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला हुआ है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह उसका एक ऑपरेटिव मैकेनिज्म है और एक उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। ऑपरेटिव पार्ट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो होता है वो उसमें अमेंडमेंट हो सकती है, उसमें चेंजेस हो सकती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होता है उसमें चेंज नहीं हो सकती। और जिस आर्टिकल को इन्होंने चेंज किया है वो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, जो कि चेंज हो ही नहीं सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला देना है या पार्लियामेंट ने क्या डिसाइड करना है, ये चेंज ही नहीं हो सकता। ये ऑपरेटिव नहीं है, ये कानून की असास होती है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये अमेंड नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता। इंडिया एक सेकुलर। तो शाजिया साहिबा, सूरत-ए-हाल की अगर बात की जाए, जो रियलिस्टिक अप्रोच है, जाहिर बात है कि जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है, हमने देखा गजा के मामले पर 5 ममालिक एक तरफ और पूरी दुनिया 160 ममालिक एक तरफ, वो भी अमेरिका ने एक ही वोट था वेटो करा दिया। यानी सूरत-ए-हाल हमारे सामने यही है। OIC जो है, जो OIC बन गई है, तो इन सारी चीज़ों को कैसे किया जा सकता है? क्योंकि अभी तक हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये लड़ाई में कहीं ना कहीं कामयाबी भी हो। कश्मीरी जो हैं उनकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ है, एक जेल की सूरत-ए-हाल है वहाँ पे, और अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो आप फरमा रही है कि आइन में नहीं लिखा गया, जो इस चीज़ को जिस तरह तब्दील किया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइन में नहीं है और गैर आइनी तरीके से हो रही हैं, इसको आलमी सतह पर कैसे चैलेंज किया जा सकता है? इसको आलमी सतह पे इस तरह से चैलेंज किया जा सकता है, लोगों को ये बताकर फ़लस्तीन की मिसाल देंगे कि जैसे फ़लस्तीन जो है वो एक आइडियोलॉजी है, इसी तरह कश्मीर भी एक आइडियोलॉजी है। आपकी पॉलिटिकल वॉरफेयर चाहे आप उसे कितना ही बैक बर्नर पे रखते जाएं, आपका जो भी ख्याल हो कि शायद आपके अपने ज़ाती मफादात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आइडियाज़ नहीं मरते हैं, लोग मर जाते हैं। यही आपने फ़लस्तीन में देखा, यही आप कश्मीर में देख रहे हैं। आप उसकी स्पेशल स्टेटस तो ख़त्म कर दिया आपने, क्या आप स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके कश्मीर के अंदर पीस ला सके? क्या वहाँ से अपनी फ़ौजें हटा सके? आप वहाँ पे क्या कर सके? क्या वहाँ से आप अपने बंकर हटा सके? क्या कश्मीरी नौजवान को रोज़गार दे सके जहाँ पे लाखों की तादाद में बेरोज़गारी है? क्या आप उनकी कॉटेज इंडस्ट्री बचा सके? नहीं। तशवीश की बात सिर्फ ये है कि आप वहाँ पे डेमोग्राफिक्स चेंज कर रहे हैं, जो कि अगेन सिनिकल है, क्रिमिनल है। आप एक जगह की डेमोग्राफिक्स को चेंज करके वहाँ की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं।
तो पॉलिटिक्स तो वहाँ की ऑलराइट। अच्छा शाह साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखिए हरमीत और मेरा सवाल कलेक्टिवली जो आवाम ये पब्लिक और रिप्रेजेंट करने वाला है वो ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं वहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सदूर समेत सब ने कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश अब बराए नाम थी, फॉर्मेलिटी थी, या ग्राउंड रियलिटी में वाकई दे वांट टू डू इट। अब आप क्या समझती हैं कि वो तो कहते हैं कि हमारे आइन का जो इख्तियार है, आइन को मनसूख करने का इख्तियार वो सदर के पास होता है, और नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो वो तो देखें यहाँ तो फिर भी हम अपने आइन और कानून की क्या ही बात करें, लेकिन वो कहते हैं कि ये हम आर्टिकल को ही ख़त्म कर रहे हैं, जड़ से ही फसाद ही ख़त्म कर रहे हैं ना इस चीज़ का। तो आप क्या समझती हैं कि वो तो जो करके बैठे हुए उनको लगता है कि हम तो इस पूरे चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं, अब हम किस तरह से क्या आवाज़ उठाए, कौन उठाएगा? ये सवाल सबसे बड़ा है कि कौन उठाएगा, कौन जाएगा। ये एक तो पॉइंट ये है कि ये चैप्टर क्लोज नहीं होने वाला, जो कि मैं आपसे यही कह रही हूँ कि चैप्टर पॉलिटिकली क्लोज नहीं होते। आपके सदर के पास ऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल के पार्ट को चेंज करने का है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा उधेड़ के रख दें, फाड़ के फेंक दें, रद्दी के टोकरी में डाल दें, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको मजाक मत बनाएं और अपनी जुडिशरी को भी मजाक मत बनाएं। पूरी दुनिया के सामने जो है आप और जहां तक आपका ये सवाल था कि हम क्या कर सकते हैं, मेरी जाती राय ये है कि आप कश्मीर का नैरेटिव जो है उसको नए सिरे से बना सकते हैं। और वेस्ट में जो मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, जब मैं कश्मीर का मुकदमा लड़ने की कोशिश करती हूँ तो इंडिया ने उसको वेस्ट में लैंड डिस्प्यूट के तौर पे दिखा दिया हुआ है। तो हम सबसे ज़्यादा ये कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि ये लैंड डिस्प्यूट नहीं है, इसको लैंड डिस्प्यूट आपने बनाया हुआ है। पाकिस्तान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी कश्मीर को जो है वो अपना हिस्सा। हम तो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं। एक तो हमें इस चीज़ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को लैंड ग्रैबिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। हम कश्मीर का मुकदमा कश्मीरियों के लिए लड़ते हैं। हमें इसमें थोड़ा सा नैरेटिव कंस्ट्रक्शन पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि हमारा वीक एरिया है। शाहज़िया साहिबा, जो अगर हम देखें, मैं गज़ा की तरफ अगर जाता हूँ, हमास की तरफ और दीगर चीज़ों को अगर मैं देखता हूँ, तो आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की वो आइडियालॉजी है, उस सरजमीन से जुड़े रहने की बात है। कहीं ना कहीं कुर्बानियाँ दी, आवाज़ उठी, पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है। हम अपने यहाँ बात कर लेते हैं, कितने लोग, मैं तो रिपोर्टर आदमी हूँ, फिरता रहता हूँ, मारा खुद भी तकरीरें करके थक जाता हूँ, 14 से 15 लोग बड़े मेहनत से निकाल के हम ले आते हैं। इस चीज़ को कैसे बनाए? जो मैं चाहता हूं कि अब वो चीज़ नहीं कि हाँ बड़े बड़े लोग निकल आते हैं, नहीं होता है। कोशिश होती है 2-3 कश्मीरी लीडर, मैं मशाल की बात करूं, परसों उसको मैंने बुलाया, सिर्फ उसने 10 मिनट दिए हमें एक बहुत बड़े इवेंट में, तो आप अंदाजा लगा लें कि वो कहती मेरे पास टाइम नहीं। इसी तरह बहुत सारे मिनिस्टर हमें को टाइम नहीं था। इन लोगों को कैसे कायल किया जाए? पहले तो इनको कायल करना होगा, फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर जाना होगा। ये है कि अब अपनी प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये कह देने से गुजरांवाला के एक जगह पे, एक सड़क पे मैंने बोर्ड देखा, कश्मीर बनेगा गुजरांवाला, तो इस तरह की मज़ाक़ खेज़ बयानात देने से या डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स के लिए इमोशन से खेलने से मसले हल नहीं होते हैं। मसले हल होते हैं आप जब प्लेटफॉर्म जो है उसको पॉलिटिसाइज हुए बगैर उस प्लेटफॉर्म पे कोई लॉजिकल टेंजिबल बात करते हैं। जहां तक पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की बात है, हमारी बात हमेशा लॉजिकल और टेंजिबल होती है, लेकिन फिर आप देखें कि हमारा मुकाबला किन मुल्कों से है। एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो इंडिया को अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना चुकी हुई हैं, तो वो उसकी कोताहियों पर को नज़रअंदाज करती हैं। हमने अपनी ग्लोबल और रीजनल प्रेजेंस को भी देखना है। हम बहुत अरसा एप्पल जो है वो एप्पल ऑफ द आई रहे हैं, लेकिन अब जबकि हम अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहते इन रेफरेंस टू चाइना, तो अब इस जगह पे दुनिया को एक और बेस कैंप चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि स्टेट टीवी पे हमें इस तरह होना नहीं चाहिए कि हम जो है वो क्रिटिसाइज करें इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को। हर सॉवरेन कंट्री को एक हक है कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सकता है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया को इतनी खुली छूट देकर और उसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाकर आप इलाके के अंदर कितना ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और इससे वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। शाहज़िया साहिबा, एक चीज़ मैं चाहता हूं कि जो हमारी नई जनरेशन है वो भी सुने सारी चीज़ को, ये सूरत हाल हम क्लियर जो तस्वीरें उन तक भी पेश करें। अच्छा, सुबह मेरे ख्याल में टाइम कम है, मैं शॉर्ट सा सवाल कर लेता हूँ। जो मीडिया की अप्रोच है, हम देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर इंडिया की अप्रोच है, चाहे वो फिल्म के जरिए, चाहे उनके चैनल के आर्टिकल के जरिए, अपने उनके खारजा पॉलिसीज के जरिए, आपको नहीं लगता कि कभी कभी इस तरह वक्त आता है तो हम आपको बुला
لیتے ہیں. ہم نے بھی بالکل سیگمنٹ جتنے بھی تھے ان کو بڑا مائنر سا کر دیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری خاص طور پہ ہمارے جو چینلز ہیں ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی کوریج جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے, اور شاید وہی ان کا سب سے بڑا ریونیو جنریشن کا بھی ایک ہے. تو وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں خاص طور پہ اتنے ٹچی ریلیشنز میں صرف تبھی ٹچ کرتے ہیں جب اس کی کوئی ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. عام نوجوان کے لیے ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جتنا بھی یہ آپ کو ٹاپک کلیشیڈ لگے, جتنا آپ کو لگے کہ یہ بات ہم نے گریڈ 5 سے لے کر آج تک سنتے چلے آ رہے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, آپ ایک بات ضرور سمجھیں کہ یہ لاکھوں لوگوں کی جانوں کا, انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے, اور ہمیں یہ مقدمہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے لڑنا ہے. اور وہ لڑنا صرف اس طریقے سے ہے کہ جب ہم سافٹ پاور اس میں استعمال کریں گے, جو کہ انڈیا کرتا ہے, اس کا مین سٹریم میڈیا سے لے کر اس کا مین سٹریم سینما تک جو ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ. بالکل ٹھیک ہے, ہر پلیٹ فارم کو یوٹیلائز بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اس وقت اگر ہم پاکستانی اور بھارتی موقف سے بالا تر ہو کر سوچیں تو اگر کشمیری بہن بھائیوں کی بات کریں, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے آزادی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں. یہ ان کا سادہ سا موقف ہے جس پر ہمارے لیڈران جو اقتدار میں ہے, طاقت میں ہے, ان کو سوچنا چاہیے. اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو اس بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بیسیکلی وی آر ان دا سیکنڈ آور آف دا شو, اور نیند ہرمید بہت قیمتی چیز ہے, اسی لیے اس کو سونا کہتے ہیں. بالکل. لیکن اگر کرنٹلی پاکستان میں سونے کی قیمت کی بات کریں تو یہ تو میٹیریلسٹک اپروچ ہے, لیکن بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے نیند. اور ٹائم پہ نیند لینا دنیا کی سب سے بہترین ایکسپیرینس ہے, جو کہ میرے خیال سے آج کل ہمارے ینگسٹرز یا انکلوڈنگ ایوری ایج, ہر ایج گروپ کی ہم بات کریں تو لاہور میں تو خیر یہ ٹرینڈ ہے, اسلام آباد, لاہور, کراچی میں بھی موسٹ پروبلی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ریپڈلی پھیل رہا ہے کہ راتوں کو جگراتا کیا جاتا ہے اور دن کو پھر سونے کی, لیٹ اٹھنے کی عادت ہے. ہاں, بس آپ اور ہم جیسے لوگ جنہوں نے آ کے صبح شو کرنا ہوتا ہے, ہماری تو روٹین ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ ہم نے ٹائم سے اٹھنا ہوتا ہے. لیکن جو نیند پوری نہیں کرتے, جو لیٹ سوتے ہیں, یا اس کے علاوہ بہت سارے آپ کے پاس لاجیکل ریزنز ہوں گے آپ کے کام کے حوالے سے کہ ہم کام کرتے ہیں اس لیے ہمیں جاگنا پڑتا ہے, بٹ آل دو ایک کامن چیز جو کہ سونے والوں کو ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہے, یہ جو جاگ رہے ہوتے ہیں ان کو سونے والوں کو دیکھ کے ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہے, وہ ہے خراٹے. تو کہا جاتا ہے اگر کوئی خراٹے لے رہا ہو نا تو ہمارے گھر میں بڑے پیار سے لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ کتنا تھکا ہوا تھا نا, اس کو بہت نیند آ رہی تھی اس لیے خراٹے لے رہا ہے. پورا دن اس نے محنت کی ہے. اور یقین مانے میری تو بڑی یہ عادت ہے کہ میں بڑے آرام سے سو جاتا ہوں, لیکن اب کہیں نہ کہیں اگر ہلکا کوئی خراٹا ادھر آس پاس, مجھے یاد ہے کہ میرے کزن وہ پورا گھر ہلا دیتے تھے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو سونا, لیکن بہت سارے لوگ کی عادت ہے. لیکن چلیں آپ تو خراٹے لے کے سکون سے سو رہے ہیں, جو آپ نے بے سکون اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیا ہوا ہے, ان کے لیے آج یہ سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تمام اینگل سے جو ہے اس کو اسٹڈی کریں. یہ سبجیکٹ جو ہے بیسیکلی ایسا ہے جو کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, لیکن خراٹے آتے کیوں ہیں, اور کیا یہ ایک بیماری ہے یا پھر یہ اچھی بیماری ہے یا بری بیماری ہے, یا اس کے علاوہ اس کے کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا سلوشنز ہیں. ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں. پروفیسر محمد راشد ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پرنسپل ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے اور ENT اسپیشلسٹ ہیں. ان کو آج کے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, گڈ ٹو سی یو. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر متین کھوکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ENT اسپیشلسٹ ہیں. ان کو بھی آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. خراٹے سمپل کویشچن ہے, ویری ٹو دا پوائنٹ, کیا یہ ایک بیماری ہے؟ ڈیفینیٹلی خراٹے جو ہے یہ سوشل نویسنس نہیں ہے, یہ سوشل ایشو تو ہے ہی ہے کہ ایک سوتا ہے اور ساتھ والے جاگ رہے ہوتے ہیں. بالکل جاگتے بھی ہیں اور کافی سارا اس کو مطلب دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے خراٹے جو ہیں یہ لائف ایکسپیکٹنسی بھی کم کرتے ہیں اور کوالٹی آف لائف کو بھی پور کرتے ہیں. خراٹے جب آپ کی سانس کا راستہ ناک میں, گلے میں, گردن میں, تینوں لیول پہ 50% سے زیادہ بند ہوتا ہے, تو جب بھی آپ تھوڑے سے ان ایکٹیو ہوں گے تو آپ کو سانس میں آواز آنی شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. اور یہ لاؤڈ بھی ہوتے ہیں, بہت لاؤڈ بھی ہوتے ہیں, اتنے لاؤڈ بھی ہوتے ہیں کہ وہ بندہ خود ہی اپنے خراٹوں سے اٹھ جاتا ہے. اور ایک شدت اتنی زیادہ آتی ہے کہ پیشنٹ کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, کہ درمیان میں جھٹکے لگتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب آس پڑوس میں جو پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے تھوڑی دیر سانس, پھر لوگوں نے ایک نیچر ہیلپس یو, بندہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, گاؤں میں ہے, وہ تکیہ اونچا لینا شروع کر دے گا. جو لوگ پلو بہت چھوٹا لینا چاہیے, سافٹ لینا چاہیے, اور بڑا پلو لے کے اگر آپ ٹھیک کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایسیڈیٹی کو یا اس طرح کے, تو ایٹ دا اینڈ آپ کو چکر آئیں گے, آپ کی پوسچر بھی خراب ہو جائے گی اور آپ کا بیلنس بھی خراب ہو جائے گا.
اس لیے یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف کہ خراٹے اگر ہیں چھوٹے بیبی میں کامن ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو بچے 3 سے 5 سال کے درمیان میں آپ سنیں گے کہ بچہ خراٹے لیتا ہے، بالکل رات کو پھر اس کا منہ کھلا ہوتا ہے، پھر اس کی ناک بہنی شروع ہو جاتی ہے، اسکول میں ٹیچر کہتی ہے کہ اٹینٹیو نہیں ہے، یہ ساری ایک ہی چیز کا نام۔ اچھا سارے سمبلز ہیں۔ اچھا ڈاکٹر متین آپ کی طرف آؤں گا، ایک تو خراٹے ظاہری بات ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں آس پڑوس میں دیکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی بڑا سپیٹ ہوگا، زیادہ ہیوی ہوگا، ہیلدی ہوگا تو وہ خراٹے ضرور مارے گا۔ کیا یہ لاجک بھی درست ہے کہ موٹا ہونا ہی خراٹے کی طرف آپ کو دھکیل دیتا ہے، یا جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بڑے مسائل، ناک کی جو نلی ہے، کہیں نہ کہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ صرف خراٹے نہیں، بہت سارے لوگ سیٹیاں بھی بجاتے ہیں، تو میں تو حیران ہو جاتا ہوں بھئی یہ کون سی یہ کون سی بیماری آ گئی سیٹی والی؟ یہی بچاتا ہوگا سوتے وقت مجھے لگتا ہے۔ جی السلام علیکم، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ، اور میں بلکہ پروفیسر راشد صاحب کا بھی تھینک یو کروں گا، سینئر پروفیسر ہیں ENT کے، اور آپ نے مجھے ان کے ساتھ بلایا، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں موٹا ہونا جو ہے نا وہ ضرور فیور کرتا ہے خراٹوں کو، لیکن اٹ از ناٹ دی ایبسولوٹ کاز۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی موٹا ہے اس کو خراٹے آئیں گے۔ ہاں جب آپ کی گردن کی گرد زیادہ ہوتی ہے، گردن کا سائز زیادہ بڑا ہے، تو وہ لازمی بات ہے جب آپ لیٹتے ہیں تو اٹ ول کاز سم ٹائپ آف obstruction۔ جس طرح کہ اگر آپ کی زبان کا سائز بڑا ہے یا آپ کے غدود بڑے ہیں، جس طرح ٹونسلز ہیں یا ایڈینوائڈز ہیں، تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کے خراٹوں میں۔ تو لیکن آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہر موٹے بندے کو جو ہے وہ خراٹے لازمی آئیں گے، لیکن جو لوگ موٹے ہیں دس از ون آف دی کاز۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی دوبارہ سے ہم شروع کر لیتے ہیں، اس چیز کو ایڈریس کیجیے گا اسپیسیفکلی کہ جو ریسرچ ہے اس کے مطابق جو ریسرچ ایکسپیریمنٹ کی گئی ہے وہ 8 سال سے لے کے 18 سال تک کے بچوں پہ کی گئی ہے۔ پہلے یہ کانسیپٹ تھا، یہ مسکنسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ 40 سال کی عمر کے زیادہ آپ ایج ہو جاتی ہے تو آپ خراٹے لینا شروع کر دیتے ہو، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر یہ کیس ہو تو پھر اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ سنورنگ ہر ایج گروپ میں اب ہو رہی ہے، کامن ہے، لیکن ینگ ایج گروپ میں جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں زیادہ ہے، اور ایلڈرلی میں بھی ہو رہی ہے۔ لیکن پہلے تھا کہ صرف یا بہت ایکسٹریم آف ایجز دو ورڈ تھے، بہت چھوٹے بچوں میں یا 50 پلس میں زیادہ تھا۔ 90% لوگ اوبیز ہوں گے ہی تو ہوگا، 10-15% ہیں جو اوبیسٹی کے بغیر کچھ برین کے ایررز ہیں جس میں خراٹے سینٹرل اس کو بولتے ہیں، برین کے ایرر کی وجہ سے وہ بھی سنورنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک ٹھیک ٹھاک سیریس بیماری ہے، یہ ہمارے پوری کی پوری صحت کو تباہ کرتی ہے۔ اس سے جیسے چھوٹا بچہ ہے وہ بیڈ ویٹنگ کر رہا ہے، اسکول میں بس اس کی بہت پور جا رہی ہے، تو اس کو فوری طور پہ مدر کو اس کی سلیپ کا خیال کرنا ہے، سونے سے پہلے بہت ساری سمپل چیزیں ہیں جس سے وہ بچہ کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ ہم نے آہستہ آہستہ فاسٹ فوڈ، جوس، فریش جوس کے نام پہ اپنی صحت کو بہت خراب کیا ہے۔ ان چیزوں کو ٹوٹل اوائڈ کرنا ہے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ سمپلسٹی کی طرف، وارم ڈرنک کی طرف، وی شوڈ بیہیو لائک چائنیز اینڈ جیپنیز۔ بالکل پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی، ظاہری بات ہے میں دیہاتی بندہ ہوں تو ہمارے ہاں تو خراٹے جب کوئی لیتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ جو زیادہ سمیلی جراب ہوتی تھی نا وہ پکڑ کے اس کے ناک کے قریب لے کے جاتے تھے، اور کہیں نہ کہیں بزرگ کہتے تھے اس کا چپل الٹا کر دو، تو یہ طریقے بھی ہوا کرتے تھے۔ لیکن آپ سے جاننا چاہیں کہ اس ماڈرن ایرا میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ٹیبلٹس ہیں، کوئی چپ ہے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ کے؟ کہیں نہ کہیں یہ خراٹے والا بھائی جو آرام سے بھی سو کے دوسرے بھی آرام سے سو سکتے۔ یہ بڑی سمپل چیزوں پہ ہم نے جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا جو میل آپ کا ہونا چاہیے بریک فاسٹ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ جلدی سوئیں، سونے سے 2 گھنٹے پہلے اپنے ڈیجیٹل چیزیں، فون، لیپ ٹاپ کو بہت دور رکھیں، دوسرے کمرے میں رکھیں۔ اچھا، اس کمرے میں سلیپ جو ہے، جو آپ اینکر کہہ رہی ہیں یہ بالکل پرفیکٹ کہہ رہی ہیں کہ نیند کو ایک پرائرٹی سمجھا جائے۔ جتنی اچھی آپ کی نیند ہوگی اتنی اچھی آپ کی صبح اسمائل ہوگی۔ جتنا جلدی سوئیں گے مولوی صاحب سے پہلے آپ اٹھ کے بیٹھے ہوں گے، اس کا مطلب یو آر دا بیسٹ سٹیزن۔ آپ صبح اٹھ کے 3 دفعہ بریک فاسٹ کریں، بریک فاسٹ کیے بغیر پلیز گھر سے باہر نہ جائیں۔ میں لاہور کی نہاریوں کی بات نہیں کر رہا، بہت سمپل سی چیز جو بھی گھر میں ہے، جسٹ بیہیو لائک جیپنیز اینڈ چائنیز۔ کوئی چیز وارم جو بھی اویلیبل ہے وہ آپ پی کے سوئیں۔ ہم مٹی دھوئیں کے طوفان میں رہ رہے ہیں،
اربن ایریا ہمارا پورا پاکستان میں اس کی لپیٹ میں ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. صرف رات کا کھانا کم کھایا جائے. ڈاکٹر صاحب نے پرفیکٹ کہا کہ رات کا کھانا بہت سمپل سا، سادہ سا، اس کے بعد پوری فیملی مل کے کچھ مائیکل جیکسن کی طرح ہلے جلے، اس سے بہت بہتر ہے. کھانا کھا کے پلیز مت سوئیں، کھانا ہضم کر کے سوئیں. طارق بن زیاد کے حکیموں سے بھی کہا جاتا تھا کہ پیٹ ہلکا کر کے سوئیں. پلیز 15 منٹ واش روم میں بیٹھیں، اچھے طریقے سے سونے سے 1 گھنٹہ پہلے پانی بے تحاشا پینے والی چیزیں کم لیں. چند سپس وارم ڈرنکس کے لے لیں. چھوٹے بچوں کو آج کل شہری علاقوں میں پلیز سٹیم ضرور دیں، جو بھی سٹیم کا بندوبست ہے سٹیم پلیز ضرور دیں. تھوڑا سا چند سپس ملک وغیرہ دے دیں اور عادت ڈالیں کہ 2 منٹ میں ملے میرے بھائی تو آپ نے مائیکل جیکسن کی طرح گھر میں کچھ کام کرنا. اس کے لیے اویئرنیس ضروری ہے کہ اس کو سیریسلی لیا جائے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک سوتا ہے باقی نہیں سوتے ہیں، اور باقی نہیں جو سوتے ہیں وہ دعائیں نہیں دے رہے آپ کو. ہاں they are badly disturbed. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. آپ نے بہت زبردست طریقے سے اس کو کیا ہے، اور ہم بھی اسی بات پر اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ آپ نیچر سے دور رہیں گے تو مجھے بتائیں کہ آپ کہاں تک چل سکتے ہیں. جو نیند آپ کو بہت پیاری ہے وہ پھر پرماننٹ ہو جائے گی، پھر آپ اس دنیا سے ہی رفو چکر ہو جائیں گے. تو جناب اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو لائف اسٹائل کو بہتر کرنا پڑے گا، نیند کو بہتر کرنا پڑے گا، تو چیزیں خود بخود ہی اچھی ہو جائیں گی. آپ کا خیال آپ کے علاوہ کوئی نہیں رکھے گا، تو اپنا خیال رکھیں. تو آج آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹائم سے سوئیں، اور امید ہے کہ آج آپ کو خراٹے نہیں آئیں گے، آپ بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے. اب لیں گے آپ سے اجازت، انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل نئے ٹاپک نئے ایشوز کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.